हाय, मेरा नाम अंकित सिंघल है और आज हम नाइकिया का बिजनेस मॉडल और उसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल, इनके बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, आगे नाइकिया की ग्रोथ कहाँ से आएगी, मैं एज ए प्रमोटर होता तो क्या करता, मेरा बिजनेस माइंडसेट क्या बोलता है, ओनर के बारे में बात करेंगे, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल क्या है एंड मेरा व्यू, मेरा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कहते हैं करंट वैल्यूएशन क्या है एंड करंटली प्रमोटर जो प्रॉफिट का कितना परसेंट हिस्सा घर लेके जा रहा है। और जो पार्ट टू है उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल और टेक्निकल के पार्ट के बारे में। एंड आप सब लोगों ने जो अभी तक सपोर्ट दिखाया है इंडसलैंड बैंक और एशियन पेंट की वीडियोस पे, उसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले देखो, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम कहते हैं बिजनेस मॉडल कैसे एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का। तो पहली बात करते हैं ओनर की। तो ओनर का नाम कहते हैं फाल्गुनी नायर है। ये एक इन्वेस्टर बैंकर थी और कहते हैं, और ये IIM अहमदाबाद से पढ़ी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ में काम करती है इन्वेस्टर बैंकर। और उनका और उसी का एक्सपीरियंस इन्होंने IPO में कैसे लिया वो हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। देखो, मोटा मोटा हिंदी में समझते हैं, ये होलसेल का धंधा है। कहीं से माल बल्क में उठाना है और कहते हैं फिर उसको बेचना है। कंसल्टिंग और MBA में इसको इन्वेंट्री लेड मॉडल बोलते हैं। तो इसमें अपना या तो आप उधारी में ले लो या अपना पैसा लगा के होलसेल में माल खरीद लो डिस्काउंट पे एंड फिर बेचो। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल नहीं है जैसे कि फ्लिपकार्ट और कहते हैं अमेजोन में होता है। ये याद रखना। तो उस तरह की वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगी। अब तो कहते हैं ये क्या करते थे, उसी को कहते हैं लेके कहते हैं ऑनलाइन बेचते थे। इनको एडवांटेज ये है कि जो इनका जो बास्केट साइज़ है, वो अप्रॉक्सीमेट 1400-1500 रुपये के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब IPO से पहले ये क्या करते थे, तो जो भी बड़े लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, उनसे माल ये कहते हैं होलसेल में खरीदते थे। ठीक है। और उसको कहते हैं ऑनलाइन के थ्रू बेचते थे। ये पहले करते थे और आज भी ये करते हैं। अब कहते हैं IPO के बाद ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये अपने कहते हैं इन हाउस ब्रांड्स बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि नाम तो देखो बन ही गया है। ठीक है। अब और कहते हैं इन हाउस ब्रांड बनाने का कहते हैं अपना मार्जिन भी ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझ के चलो कि आप पिज़्ज़ा है, आप डोमिनोज पे पिज़्ज़ा खाने जाओगे, आपको करीबन सेम पिज़्ज़ा 500-600 रुपये का मिलेगा। ठीक है। आप सेम चीज़ कहते हैं आप असेंबल कर लो, घर पे बना के खा लो, तो आपको पड़ेगा 75-80 रुपये का। ठीक। तो मोटा मोटा 7-8 गुने का डिफरेंस आ जाता है। और उसी को कहते हैं आटा वाटा सब कुछ खुद बना लोगे तो आपको कहते हैं इसी की कॉस्ट 45-50 रुपये की पड़ जाएगी। ठीक है। तो उसी तरह का होता है। हाँ, हम कहाँ पे थे। हाँ, तो जो अब ये क्या कर रहे हैं, पहले तो इन हाउस ब्रांड्स बना रहे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है। जो छोटे D2C ब्रांड हैं उसमें इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। अभी आप काफ़ी पिछले साल देख रहे होंगे, एक डॉट एंड की का ब्रांड होता था। ठीक है। उसको इन्होंने अभी एक्वायर कर लिया। उसके पहले बहुत चढ़ाते थे और धीरे धीरे ये ऑनलाइन से ऑफलाइन में एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में देखो जितना बेचना था बेच लिया, वो तो टारगेट ऑडियंस बन गई है। अब आगे बनाना है तो ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इंडिया सिर्फ ऑनलाइन मार्केट नहीं है और ना सिर्फ ऑफलाइन, इट्स ए मिक्स ऑफ बोथ। अगर आपको टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी जाना है तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा। उसके लिए ये स्टोर्स खोल रहे हैं। ठीक है। अब मेरे हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, देखो, पहला है अपना पैसा लगा के माल उठाना है, यानी कि कैपिटल फंसाना है। माल नहीं बिका तो लॉस अपना, एंड सो दिस इज़ नॉट ए एसेट लाइट मॉडल। ये तो सबसे पहली बात है। दूसरा है रिलायंस रिटेल सेम धंधे में पहले उतर चुका है और कहते हैं आई थिंक टायरा के नाम से कहते हैं एक्सपेंड कर रहा है। उनके पास कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं पैसा भी है। और अभी अंबानी की शादी में देखा था कि जो सेलिब्रिटीज़ है वर्ल्ड के, उन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च कर रखे हैं, वे भी आए थे। ठीक है। तो वो एक थोड़ा पावर को दिखाता है। दूसरी बात है कि इस धंधे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस है। ठीक। ये अगला हो गया। अब अगली बात है, इनकी एम्प्लॉय की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 9-10% के आसपास है। जनरली कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो एम्प्लॉय की कॉस्ट आपकी 4% तक होनी चाहिए, 4 से 5% में। अब ये मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केटिंग करोगे तो आपका कहता है धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि अगर डेली के डेली कहते हैं नए ब्रांड्स आ रहे हैं और साथ में आजकल के सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई है वो इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो भी अपने ही कहते हैं प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। आई थिंक एक फ्लाइंग बिस्ट जैसे एक बंदा है, उसने अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं। ठीक है। बादशाह नाम से आई थिंक कोई बंदा, उसने अपने कहते हैं वो निकाल, या किंग नाम से कोई बंदा, उसने अपने परफ्यूम निकाले। ऐसी और कंपनीज भी धीरे धीरे आ रही हैं। ठीक है।
अगली बात है कि देखो इनका स्टोर अपना नहीं है, तो यानी कि आपको रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, माल बिके या ना बिके रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे कि जो रिलायंस करता है। रिलायंस का भी अपना नहीं है, पर रिलायंस की एडवांटेज अलग है, ठीक है। अगली बात है, देखो कोई ब्रांड स्टिकीनेस नहीं है। अगर आप हो, आपकी मम्मी हो, या कोई भी हो, आपकी वाइफ हो, वो बोलेंगे भैया मैं तो लैक्मे की होगी, एलिटिन की होगी, रेवलॉन की होगी, मैं तो इसकी लिपस्टिक या कहते हैं जो भी होते हैं नेल पॉलिश वो यूज़ करूँगी, ठीक है। और आप कहाँ से खरीदोगे? जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा आप वहाँ से खरीदोगे, जहाँ से आपको कन्वीनियंस पड़ेगा आप वहाँ से खरीदोगे। आप ये नहीं कहोगे कि भैया मुझे नाइकिया में जाकर लैक्मे की या रेवलॉन की कहते हैं लिपस्टिक या कहते हैं नेल पॉलिश जो भी है वो खरीदनी है, ठीक। तो ये है। अब कन्वीनियंस और कहते हैं जो इसके इन हाउस ब्रांड है उसके वो तो अभी डेवलप ही हो रहे हैं, उसमें तो वो तो इतने फेमस है नहीं। अगली बात ये है कि कहते हैं कन्वीनियंस इतनी ज़्यादा होगी, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू आ जाते हैं, और आपके पास जो कहते हैं क्विक कॉमर्स के थ्रू भी आ जाते हैं। अब जो इस तरह के मॉडल बिजनेस हैं और ये नाइका के केस में अब बिजनेस ग्रोथ कहाँ से आएगी, ठीक है, वो समझते हैं। अब ये देखो ये दाल चावल नहीं है कि हर कोई बंदा जिसको घर में हर कोई मेंबर है जिसको हर कोई चाहिए, ठीक है। और ये ई कॉमर्स भी नहीं है, ठीक है, फ्लिपकार्ट जैसा, ये उसका एक छोटा बिजनेस वर्टिकल है। तो आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लगता है जो ये अपने इन हाउस ब्रांड लॉन्च करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है और लॉयल तो देखो बिल्कुल नहीं है। जहाँ से उसके अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते में और कन्वीनियंस में मिलेगा वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। और कन्वीनियंस बेस्ड इकोनॉमी बनने में इंडिया को टाइम लगेगा। साथ में ये धीरे धीरे जो छोटे D2C ब्रांड हैं उसको एक्वायर करते रहेंगे, जैसे हमने देखा कि डॉट एंड की को किया, ठीक है। साथ में ये अब धीरे धीरे करके ये अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन करेंगे। आई थिंक इन्होंने 100-200 के आसपास स्टोर्स कहते हैं ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। अब मेरे धंधे की सेंस क्या कहता है भाई, मेरे धंधे की सेंस कहता है कि भाई सबसे पहले तो आप अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कम करो। वो कैसे किया जा सकता है? देखो ये ट्रेडिंग बिजनेस है ना, तो HR, लीगल, ऑपरेशंस, IT इन सबको आउटसोर्स कर दो, क्योंकि वो ओवरहेड है। एंड इस पूरे की पूरी जो तुम्हारी कॉस्ट है 9-10% की, उसको आप 4% या उसके नीचे लाओ, ठीक है। दिस इज पॉइंट 1। दूसरी बात है जो आपका बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग और कंटेंट है, यही मेन चीज़ है ना, उसको आप इन हाउस रखो। और जो स्टोर के एम्प्लॉयज़ हैं और गार्ड्स हैं, ठीक है, वो उन सबको आप कॉन्ट्रैक्टिंग पे दे दो। दूसरा क्या तरीका है? देखो दूसरा तरीका है कि इनके पास आज के टाइम में मोटा मोटा 3 करोड़ के आसपास के यूनिक विजिटर्स आते हैं, ठीक है। और साथ में ये इंस्टाग्राम पे और कहते हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी अपने कंटेंट वंटेंट चलाते हैं। तो कुछ ऐसे एडिशनल आइटम्स बेच सको जिससे आप अपने सेम बंदे को ज़्यादा चीज़ बेच सको, जो कि जैसे कि आप समझो बजाज फाइनेंस करता है, ठीक है। दिस इज अगला बात, ठीक है। और दूसरा है कि भाई आपको बिजनेस पिविट करना पड़ेगा। बिजनेस पिविट देखो बड़ा टीडियस टास्क होता है, अच्छी अच्छी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, और देखो उसका सिर्फ, ठीक है, उसका देखो 2 ही तरीके हैं, ठीक है। तो बिजनेस पिविट उसमें बहुत है, ठीक है। अब अगला तरीका देखो क्या हो सकते हैं। आप अपने कस्टमर को एडिशनल उसके देखो 2 तरीके हैं। एक है कि आप मार्केट प्लेस मॉडल में मूव कर जाओ, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी बड़े प्लेयर हैं, तो काफ़ी रिस्की मूव है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यही इशू होता है कि आप इन्वेंट्री मॉडल में एक बार सक्सेसफुल हो गए, बड़े प्लेयर हो गए, तो आप जनरली से मार्केट प्लेस मॉडल में मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे फ्लिपकार्ट कर रहा है, आप इन हाउस कोई अलग से ब्रांड्स बनाओ, ठीक है, जैसे उसने फ़ोनपे बनाया, ठीक है। इस तरह से आप इन हाउस ब्रांड बनाओ और उसको अलग से लिस्ट करो। एक तरीका ये होता है जिसको बोलते हैं आप स्पिन ऑफ, ठीक। अगला तरीका क्या हो सकता है कि आप अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज में एक्सपेंड करो और उसमें अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स निकालो और उसी को आप कहते हैं अलग से लिस्ट करो, जो हमने अभी देखा, ठीक है। और इसको फिर आपके धीरे धीरे करके आप एक होल्डिंग कंपनी बना दोगे। अब अगली बात आती है कि भाई इसको हम किस कंपनी के बिजनेस मॉडल से कंपेयर करें। इसको हम फ्लिपकार्ट से करें, हम इसको अमेज़ोन से करें, इसको हम रिलायंस रिटेल से करें, ठीक है, इसको हम पेटीएम से करें, किससे करें? देखो मोटा मोटा ये कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, होलसेल में माल खरीद कर बेच रही है ना, ट्रेडिंग ही कर रही है ना, ठीक है, इसका होलसेल का धंधा है। तो इसको आप सिर्फ सीधा आप डीमार्ट से कंपेयर करोगे। पर याद रखो डीमार्ट के अपने स्टोर्स हैं, वहाँ का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, उसका कस्टमर स्टिकी है, क्योंकि उसके कस्टमर की पैसे की वैल्यू कहते हैं टाइम की वैल्यू उसकी इतनी नहीं है जितने पैसे की वैल्यू है, ठीक है। उसका एसेट टर्नओवर बहुत ज़्यादा है,
प्रमोटर ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, वो 65% अपने पास लेके रखा हुआ है। देखो इतनी बड़ी कंपनी होगी, आज तक उसका शेयर एफएनओ में नहीं गया, ठीक है, आप समझो, ठीक है। वो बहुत बोरिंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। एंड साथ में उसके जो भी सारे के सारे स्टोर्स हैं उसके खुद के अपने हैं, अपनी ज़मीन पे उसको रेंट कुछ नहीं देना, ठीक है। इसी वजह से रिलायंस रिटेल भी डीमार्ट के कंपैरिजन में इतनी एडवांटेज होने के बाद भी टिक नहीं पाता है। एंड डीमार्ट के पास जो एडवांटेज है ना, वो नायका के पास नहीं है। अब माय व्यूज़ ऑन करंट वैल्यूएशन, तो मोटा मोटा देखो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 12 मार्च के आसपास, ठीक है। आज के टाइम में इसका कहते हैं जो मार्केट कैप है मोटा मोटा 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ के आसपास का है। ऊपर से ये स्टॉक ऑलरेडी 62.4% के आसपास गिर चुका है। इतने गिरने के बाद भी इसका पी है 875, ठीक है, 875, समझ रहे हो। डीमार्ट का हम ऑलरेडी कहते हैं, डीमार्ट को कहते हैं कि भैया बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जबकि उसका पी 89 के आसपास है, उससे 10 गुना ज़्यादा पी पे चल रहा है। डेट टू इक्विटी इसका 1 है एंड आरओई 2 है। तो देखो आज के टाइम में अगर आप इसको हम आगे चल के पार्ट 2 में भी देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट और कहते हैं फाइनेंशियल भी समझेंगे। देखो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है पर बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, ठीक है। बहुत ऊंचे दाम पे आईपीओ लाके रिटेल को माल चिपका दिया गया था। जिस समय आईपीओ आया था करीबन 2680 के पी, यानी कि 2680 के पी पे इसको आईपीओ लाया गया था। ओनर को देखो जो पैसा बनाना था उसने बना लिया, ठीक है। अब तो वो कहते हैं ऑलरेडी, और अब तो वो नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं बिजनेस संभाल के आराम से रिटायर कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता इसमें रिटेल निवेशक का पैसा बनेगा, ठीक है। मैं इसको ख़रीदता नहीं आज के टाइम में, और अगर मेरे पास होता, ठीक है, और थोड़ा बहुत नुकसान होता तो मैं इसको बेच के निकल जाता। बट मान के चलो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और ऑलरेडी कहते हैं मेरे 50-60 हज़ार रुपये ऑलरेडी डूब चुके हैं, यानी कि 1 लाख की वैल्यू ऑलरेडी भी 30-40 हज़ार रुपये रह गई है, तो फिर बेच के भी क्या फ़ायदा, पड़ा रहने दो, ठीक है। मैं होता तो मैं अपने डिसीजन ऐसे लेता। मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन करंट कंडीशन स्टॉक लंबे समय तक साइडवे रहेगा, क्योंकि अभी भी पी बहुत महंगा है। जनरली इस तरह की जो कंपनी होती हैं 40 से 60 की पी पे चलती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से डीमार्ट अकेली कंपनी है, ठीक है, जिसका पी ही बहुत ज़्यादा है और वो भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर रही है, करीबन 50% हर साल से ग्रो करती है, और लगातार 10 साल से ग्रो कर रही है। उसके बाद भी उसका कहते हैं पी सिर्फ ज़्यादा है, और इसका तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक और यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। गिरने को गिर सकता है, देखो उसका कुछ कह नहीं सकते, पर जितना मुझे लगता है ये लंबे समय तक साइडवे रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जितना स्टॉक गिरना था मोटा मोटा गिर गया। कितना हमने गिरा, हमने देखा भी कि ये करीबन 62-63% ऑलरेडी गिर चुका है। और जो प्राइस डिस्कवरी होनी थी हो गया, आई थिंक 2021 के आसपास में इसका कहते हैं आईपीओ आया था, ठीक है। अब स्टॉक को चलने के लिए क्या चाहिएगा, देखो सबसे पहले तो इनको अपनी डेट टू इक्विटी कम करनी पड़ेगी। क्यों आज के टाइम में इनका 1 के आसपास की डेट टू इक्विटी है। जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना तुम्हारा कहते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा है। एक तो ये चीज़ है, ठीक। दूसरी बात है आपको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी तरह करके 15% पे ले जाना पड़ेगा, जो इस तरह के बिजनेस में टफ पड़ता है, पर आप देखो कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 की आरओई तो भाई कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। आप करीबन ये समझो 46,000 करोड़ की कंपनी पे बैठे हो और आपकी आरओई है 2, इट्स अ थर्ड क्लास कंपनी, ठीक है। इस तरह किसी भी तरह कंपनी को अपने आरओई को 14 से 15% के आसपास ले जाना पड़ेगा, और आपको अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट 4 से 5% पे लानी होगी। एंड जो प्रमोटर अपनी टेक होम सैलरी ले रहे हैं, आई थिंक आज के टाइम में इनकी फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उसमें से आई थिंक 3 लोग कहते हैं जो सैलरी ले रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इनकी आई थिंक 2024 के आसपास की कहते हैं फाइनेंशियल देखी, तो मोटा मोटा आप ये समझो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा रहा था करीबन 40 करोड़, ठीक है, और 70 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी, ठीक है। अब प्रमोटर घर पे लेके जा रहा है, अब यानी कि मोटा मोटा देखो 42.9% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उतना प्रमोटर के फैमिली मेम्बर्स सैलरी घर पे लेके जा रहे हैं। तो कहते धंधे में वापस पैसा जाएगा कैसे, ये समझने की बात है, ठीक है। ऐसे केस में जब जब पैसा घर पे आएगा एंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगा, तो शेयर होल्डर को कैसे पैसे कमाएंगे, ये आपको खुद समझना है, ठीक है।
ये तो पूरा मोटा मोटा अब देखा जाए गले का धंधा बन के रह गया कि भैया जितना माल बेचा, जितनी की कमाई हुई, जितना माल बेचा, ठीक है, एक्सपेंस काट के जो आया उसको घर पे लेके आ गए। ठीक, तो ये हो गया। तो आप समझ लो कि गले की जो आपकी गले की दुकान थी उसको आपने आईपीओ पर आगे बेच दिया। तो मोटा मोटा ये धंधा हो गया। चलिए, आपको ये समझ आया होगा कि कहते हैं भैया बिजनेस मॉडल क्या है, ओनर के बारे में समझा होगा कि कंपनी की करंट वैल्यूएशन क्या है, मेरे व्यूज़ वैल्यूएशन पे क्या है। हम अगले पार्ट में समझेंगे कि कहते हैं भाई इसको कि फाइनेंशियल और टेक्निकल से समझेंगे। ठीक है, टेक्निकल में समझेंगे तो कुछ नहीं, पर फाइनेंशियल एक बार जरूर देखेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अकेले अमीर बनने में कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा आप अपनी फैमिली एंड दोस्तों को साथ लेके चलें। ज्वाइन आपकी फ्री फाइनेंस कम्युनिटी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड बायो। सब्सक्राइब चैनल फॉर डेली फाइनेंस ग्रोथ। लाइक एंड शेयर। अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो तो अपने 3 दोस्तों को टैग करिए जो आपकी तरह ज़िंदगी में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर हाँ, आप ज़िंदगी में वेल्थ बनाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हो और कुछ हेल्प चाहिए हो और अपनी फाइनेंस की जर्नी में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मेरी बुक्स, सर्विस एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड बायो में दिया गया है, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।